जय हिंद दोस्तों। एसकेएस लर्निंग प्लेटफॉर्म एसएलपी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स की। तो फंडामेंटल राइट्स हमने देखा था कि 6 तरह के फंडामेंटल राइट्स होते हैं। राइट टू इक्वलिटी जो कि आर्टिकल 14 से 18 में दिया हुआ है। राइट टू फ्रीडम है जो कि आर्टिकल 19 से 22 के बीच में दिया हुआ है। और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है 23 एंड 24। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है 25 टू 28। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स 29 टू 31। और लास्ट में राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आर्टिकल 32 में दिया हुआ है। तो ये सारे फंडामेंटल 6 फंडामेंटल राइट है जिसके बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे राइट टू इक्वलिटी। और राइट टू इक्वलिटी में आज हम बात करेंगे आर्टिकल 14 और 15 की। तो आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है। तो एक तरीके से देखा जाए तो आर्टिकल 14 क्या है, वो आपको एक जनरल बात बता रहा है कि लॉ के सामने जो है वो सारे बराबर रहेंगे और सबको लॉ की इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगी। ठीक है। आर्टिकल 15 क्या कहता है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है। तो 14 जो है वो एक ब्लैंकेट या जनरल चीज बताता है कि लॉ के सामने सारे जो है बराबर रहेंगे, या लॉ के सामने जो भी है उसको इक्वल ट्रीट किया जाएगा। लेकिन 15 जो है वो उसका एक पर्टिकुलर केस बताता है कि किसी के साथ भी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा जो कि सिर्फ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग हो। उसके बाद आर्टिकल 16 जो है वो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, इसके बारे में बात करता है। तो जो आर्टिकल 14 है कि सब इक्वल रहेंगे लॉ के सामने और सबको इक्वल प्रोटेक्शन लॉ की मिलेगी, उसी का ही एक और एस्पेक्ट है ये, या एक और पहलू है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर। इसी तरह से जो आर्टिकल 17 है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, इसकी बात करता है। और आर्टिकल 18 एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स की बात करता है। तो ये अगर आप देखेंगे तो जो आर्टिकल 14 है उसी का ही अलग अलग ये रूप और स्वरूप जो है वो 15 से 18 तक में बताया गया है। यानी कि आर्टिकल 14 आपका जनरल एक बात करता है कि लॉ के सामने सारे बराबर होंगे और सबको लॉ की इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगी। ठीक है। तो उसी का ही 15, 16, 17 और 18 एक पर्टिकुलर केस बताते हैं। तो अगर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है किसके बेसिस पे, रिलीजन, रेस, कास्ट या सेक्स के बेसिस पे, तो वो प्रोविजन किसका है? यानी वो आर्टिकल 15 का वायलेशन तो है ही है, क्योंकि पर्टिकुलर केस वो है, वो आर्टिकल 14 का वायलेशन भी होगा ही होगा। यानी आर्टिकल 16 का वायलेशन हो, 17 का वायलेशन हो, 18 का वायलेशन हो, 15 का वायलेशन हो, अगर इनमें से किसी का भी वायलेशन हो रहा है तो वो 14 का वायलेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि जनरल प्रिंसिपल ये है कि लॉ के सामने सारे इक्वल होंगे या सबको लॉ की इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगी। तो ये हमने जनरल बात कर ली। अब ये जो राइट टू इक्वलिटी है ये क्यों डाला गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? क्योंकि जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले और हमें इंडिपेंडेंस मिलने से पहले बहुत ही इनक्वालिटी थी। किसी को भी किसी भी चार्ज में या किसी भी बिना प्रोसीजर को फॉलो किए हुए जेल में डाल दिया जाता था। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स थे, हमारे फोर फादर्स जो कह सकते हैं हम, उन्होंने ही इसको राइट टू इक्वलिटी को इंसर्ट किया ताकि सबको इक्वल प्रोटेक्शन मिल सके। तो ड्यू टू widespread discrimination prevailing in the country before the independence, the framer of the constitution made provision of realization of the basic principle of equality given in article 14। तो आर्टिकल 14 के अंदर जो बेसिक प्रिंसिपल है इक्वालिटी का, उसको जो है हमारे फोर फादर ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया ताकि सबको ये इक्वल प्रोटेक्शन जो है मिल सके, ये बेसिक प्रिंसिपल सबको अवेलेबल हो। ठीक है। तो पहले तो हम बात करेंगे इस आर्टिकल 14 और 15 में, यानी जो हम जितने भी फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे, एक तो उसको थोड़ा डिटेल में करेंगे। उसका दो रीज़न है, क्योंकि एग्ज़ाम में भी ये थोड़ा डिटेल में पूछ लिया जाता है। दूसरी बात ये कि आर्टिकल जो आपके ये हैं फंडामेंटल राइट्स के, ये इंपॉर्टेंट इस वजह से भी क्योंकि भी कोई भी केस कोर्ट में जाता है तो उसके अंदर रिट पिटिशन में जनरली आपके फंडामेंटल राइट्स का, ये लीगल राइट का वायलेशन बोला जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से कोर्ट किस आर्टिकल को किस तरीके से इंटरप्रेट करता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करता है। और एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया आपको अपने राइट्स भी, फंडामेंटल राइट्स भी पता होने चाहिए, डिटेल में पता होने चाहिए। तो इस वजह से, क्योंकि आपको कोर्ट केसेस भी डील करने होते हैं, क्योंकि आपको अपने राइट्स भी प्रोटेक्ट करने हैं, और क्योंकि आपको एग्ज़ाम भी देना है, तो उन इन
सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए, इन सब चीज़ों को देखते हुए मैंने इसमें ये कोशिश की है कि आपको डिटेल में चीज़ें बताऊं, सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट शॉर्ट में ना बताऊं, थोड़ा डिटेल में बताऊं कि आपको क्या क्या राइट्स जो है पता होने चाहिए, कोर्ट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से भी और अपने भी नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, तो ये थोड़ा हम डिटेल में करेंगे, अगर आप चाहें तो कुछ छोड़ना चाहें तो अपने हिसाब से देख के छोड़ सकते हैं। चलिए, तो हमने जनरल बात कर ली कि जो हमारे फोर फादर्स थे उन्होंने, क्योंकि इंडिपेंडेंस से पहले डिस्क्रिमिनेशन था, वाइड स्प्रेड डिस्क्रिमिनेशन था, उसकी वजह से इस बेसिक प्रिंसिपल को, राइट टू इक्वलिटी के प्रिंसिपल को हमारे आर्टिकल 14 में इसको इंसर्ट किया गया। और आर्टिकल 15, 16, 17 जैसे कि मैंने बताया, ये क्या करते हैं, ये पर्टिकुलर केस है, किसके, 14 के पर्टिकुलर केस हैं। और एक तरीके से 14 में जो भी बोला गया कि इक्वलिटी बिफोर लॉ होगा और इक्वल प्रोटेक्शन लॉ होगा, उसी को ही और सब्सटैंशिएट करते हैं या उसको सप्लीमेंट करते हैं, यानी उसको और पुख्ता करते हैं। ठीक है, कि इक्वलिटी बिफोर लॉ के यही सारे पहलू हैं जिनके बारे में भी बातचीत होनी चाहिए, और ये सारे इसी के बारे में, यानी 14 का ही एक तरह से कह सकते हैं पार्ट है, जिसको वो कहते हैं कि इसमें भी इक्वलिटी होनी चाहिए। तो इसको डिटेल में भी हम आर्टिकल में क्या लिखा हुआ वो भी पढ़ेंगे। पहले हम एक जनरल बात कर लेते हैं। तो ये चीज़ बता दी मैंने। उसके बाद आर्टिकल 14 एम्बॉडीज द जनरल प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड प्रोहिबिट द अनरीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल। तो आर्टिकल 14 आपका क्या बताता है, एक जनरल प्रिंसिपल बताता है कि लॉ के सामने सारे बराबर होंगे, और किसी के साथ कोई अनरीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है किसी बेसिस पे, जैसे कि रेस और यहाँ रिलीजन और कास्ट, सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ की बात हो रही थी, अगर इनके ऊपर भी हो रहा है तो उसको क्या कहता है, प्रोहिबिट करता है या उसको नहीं करने के लिए कहता है। आर्टिकल 14 एम्बॉडीज द आइडिया ऑफ इक्वालिटी एक्सप्रेस इन द प्रियम्बल। तो प्रियम्बल में हमने देखा था कि बोला गया है कि इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी होगा। ठीक है, तो इसका जो 14 है, 14 एक तरीके से जो हमारे प्रियम्बल में गोल बताया गया है उसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डालता है। यानी 14 के अंदर जो इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी की बात प्रियम्बल में की गई है, वो उसका आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 14 है, जिसके अंदर इस बात को रखा गया। क्योंकि हमने पहले पढ़ा भी था कि प्रियम्बल क्या बताता है, प्रियम्बल वो गोल बताता है जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के थ्रू हम इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। तो इस वजह से तो हमारा जो प्रियम्बल है वो इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी के बारे में बताता है कि ये हमारा गोल रहेगा। तो आर्टिकल 14 उसी गोल को एम्बॉडी करता है या उसके अंदर वो गोल दिया हुआ है। उसके अलावा जो प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी है वो आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी दिया हुआ है। आप आर्टिकल 38, 39, 39 ए देखेंगे तो उसमें भी इक्वालिटी की ये बातें डायरेक्टली बताई गई है। इनडायरेक्टली तो बहुत सारे आर्टिकल्स में है, लेकिन डायरेक्टली आपके 38, 39 और 39 ए के अंदर बताया गया है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे कोट भी कर दिया है, जब आप रेफर करना चाहें तो, जैसे कि 38 में बोला गया है, स्टेट टू सिक्योर ए सोशल ऑर्डर फॉर प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल, द स्टेट शेल स्ट्राइव टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटी इन इनकम। तो यहाँ पे इक्वालिटी की बात होगी कि इनक्वालिटी जो इनकम है वो नहीं होनी चाहिए, उसको मिनिमाइज करना काम जो है स्टेट का रहेगा। ये पॉलिसी बनाते समय ये ध्यान में रखा जाएगा। तो इस वजह से ये आपका क्या हो गया, ये भी इक्वालिटी की बात करता है। एन एंडेवर टू एलिमिनेट इनइक्वालिटीज इन स्टेटस, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटी। और अपॉर्चुनिटी, स्टेटस या फैसिलिटी में कोई भी इनइक्वालिटी है तो उसको भी दूर करने के लिए कोशिश करेगा। not only amongst individual but also amongst the group of people residing in different areas or engaged in different vocations। तो सिर्फ इंडिविजुअल्स के बीच में नहीं, अगर ग्रुप है पीपल के, वो भी उस एरिया में रह रहे हैं या डिफरेंट एरिया में भी रह रहे हैं या अलग अलग वो व्यवसाय करते हैं, अलग अलग वो काम या रोजगार करते हैं, तो उनके बीच में भी ये इनइक्वालिटी को कम करने के लिए जो प्रिंसिपल्स बनाएगी स्टेट, उसमें इस बातों का ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, तो आप ये एक तरह से देख रहे हैं कि जो आर्टिकल 14 है उसका कहाँ कहाँ थ्रेड, कहाँ कहाँ उसका तार ये जुड़ा हुआ है, किस किस आर्टिकल में जुड़ा हुआ है। ठीक है, उसके अलावा 39 में भी बोला गया है, जैसे कि द स्टेट शेल डायरेक्ट इट्स पॉलिसी टुवर्ड्स सिक्योरिंग द इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। तो वुमेन और मैन के बीच में दोनों को इक्वल वर्क के लिए इक्वल पे दिया जाएगा, ये भी आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट भी है आर्टिकल 39 का डी। ये क्वेश्चन में पूछा भी गया था अभी रिसेंटली जो एग्जाम हुए, तो उसमें डायरेक्ट पूछा गया था कि किसके अंदर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का कंसेप्ट दिया हुआ है। तो इसलिए आप इस आर्टिकल के इस क्लॉज को ध्यान में भी रखेंगे। इसी तरह से इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल सिस्टम, ये भी बता रखा है कि जो लीगल सिस्टम होगा वो जस्टिस और इक्वल अपॉर्चुनिटी देगा। तो ये जो है
ये भी इक्वलिटी की बात करता है। तो आर्टिकल 14 के अलग अलग जो रूप स्वरूप हैं वो अलग अलग आर्टिकल में आगे पीछे भी देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। मेन आर्टिकल 14 जो है वो कहता क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो आर्टिकल 14 का जो प्रोविजन है वो कहता है द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन, ये ध्यान में रखना है, ये लिखा हुआ है एनी पर्सन यानी सिटीजन एज वेल एज नॉन सिटीजन। ठीक है, तो इक्वलिटी बिफोर लॉ यानी लॉ के सामने सारे बराबर रहेंगे, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और सबको लॉ की इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगी। इन दोनों चीज़ों का मतलब क्या हुआ हम इसको भी देखेंगे। विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो इंडियन टेरिटरी के अंदर, ठीक है, स्टेट किसी भी पर्सन को इक्वलिटी बिफोर लॉ ट्रीट करेगा और दूसरा इक्वल प्रोटेक्शन लॉ की देगा। ये बात ब्रीफली इसने बताया। अब एक तो ये ध्यान में रखना यहाँ पे स्टेट का मतलब राज्य नहीं है, स्टेट का मतलब यहाँ पे है आर्टिकल 12 वाला, जहाँ पे आर्टिकल 12 में क्या क्या बता रखा था कि स्टेट के अंदर यूनियन एग्जीक्यूटिव भी आ जाता है, लेजिस्लेचर भी आ सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर और स्टेट एग्जीक्यूटिव भी आता है, यूनियन टेरिटरी भी आता है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस भी आते हैं, और ऐसे बॉडीज जिनके ऊपर कंट्रोल है गवर्नमेंट का, जो इंस्ट्रूमेंटलिटी है गवर्नमेंट की, वो भी आते हैं। तो वो डेफिनेशन आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे स्टेट का वो मतलब है। तो स्टेट क्या करेगा, इक्वलिटी बिफोर लॉ प्रोवाइड करेगा और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ प्रोवाइड करेगा टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर। अब इंटरप्रिटेशन देख लेते इसका, ये तो एक्चुअल प्रोविजन था, अब इंटरप्रिटेशन देख लेते इसका। दिस राइट इज अवेलेबल टू एनी पर्सन, तो ये हमने देख लिया यहाँ पे लिखा होता है एनी पर्सन, तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि ये राइट जो है एनी पर्सन यानी सिटीजन एज वेल एज नॉन सिटीजन को अवेलेबल है। इस आर्टिकल के इक्वलिटी बिफोर लॉ के दो आपके एस्पेक्ट्स हैं, एक तो इक्वलिटी बिफोर लॉ और एक इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो दोनों को एक ब्रीफ में हम देख लेते हैं कि इनका मतलब क्या होता है। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है वो आपका ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है कंसेप्ट, और ये बेस्ड है एवी डाइसी के प्रिंसिपल के ऊपर, जिसे कहते हैं रूल ऑफ लॉ, यानी जो लॉ होगा वो सुप्रीम होगा, लेक्स सुप्रीमस लैटिन टर्म है। लॉ इज सुप्रीम, लॉ सुप्रीम होगा, सबसे ऊपर लॉ होगा, उसके ऊपर कोई नहीं होगा, सबको इक्वल ट्रीट किया जाएगा। इट इम्प्लाइज द एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज इन फेवर ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी किसी इंडिविजुअल को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दी जाएगी, चाहे वो राजा हो, चाहे वो एक आम नागरिक हो, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो, कोई भी हो, उसको स्पेशल ट्रीटमेंट लॉ के सामने नहीं दी जाएगी। अगर किसी ने कोई ऑफेंस किया है, कोई लॉ ब्रीच किया है, तो इक्वल ही ट्रीटमेंट दोनों को मिलेगी। ठीक है, तो अब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेज, किसी को कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं दी जाएगी। एंड द इक्वल सब्जेक्ट ऑफ ऑल क्लासेस टू ऑर्डनरी लॉ, और जो आपका देश का कानून होगा उसके सामने सभी जो होंगे वो बराबर रहेंगे। नो डिस्टिंक्शन बिटवीन गवर्निंग इंडिविजुअल्स एंड द गवर्न इंडिविजुअल्स, तो जो गवर्न कर रहे हैं या जो गवर्न हो रहे हैं यानी आम जनता, साथ के साथ जो गवर्न करने वाले एक तरह से कह सकते हैं एमपी एमएलए राजा महाराजा जो भी है, सभी क्या है लॉ के सामने बराबर हैं, ये बोला जाता है। इस प्रिंसिपल का मतलब ये होता है। रिच हो, पुअर हो, हाई हो, लो हो, ऑफिशियल हो, नॉन ऑफिशियल हो, तो ये इन सब का कहने का मतलब है कि लॉ के सामने जुरिस्टिक इक्वलिटी का मतलब ये हुआ कि लॉ के सामने सारे ही बराबर रहेंगे। ठीक है, और इसको नेगेटिव कंसेप्ट भी कभी कभार कहा जाता है। एग्जाम पॉइंट व्यू से एग्जाम में तो पूछा नहीं जाता कि नेगेटिव कंसेप्ट है या पॉजिटिव कंसेप्ट है। नेगेटिव का मतलब जब वो नेगेटिव सेंस में लिखा गया हो, जैसे ये बोला गया ना अब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेज, एब्सेंस का मतलब कोई नेगेटिव बात हो रही कि ये चीज नहीं होगी, तो उस सेंस में इसको नेगेटिव कंसेप्ट भी बोला जाता है। तो ये यानी कि कोई भी किसी को स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेगी, इक्वलिटी बिफोर लॉ का ये मतलब है लॉ ही सबसे सुप्रीम होगा। That is the right to sue and sued to prosecute and to be prosecuted for the same kind of action should be same for all citizen। तो किसी को प्रोसिक्यूट करना है, किसी को यानी कोर्ट में उसको ले आके किसी ऑफेंस के लिए उसका प्रोसीजर चलाना है, या कोर्ट भी चलाना चाहता है, तो किसी भी तरीके से ये कह दें कि सिटीजन और बाकी सभी बराबर होंगे विदाउट एनी डिस्टिंक्शन। तो वो चाहे रेस, रिलीजन, वेल्थ, सोशल स्टेटस, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, ये इन सब का कोई मतलब नहीं है, सारे जो हैं बराबर हैं। ये है इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब। सेकंड जो कंसेप्ट है वो क्या है, इक्वलिटी प्रोटेक्शन ऑफ लॉ।
तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब यहाँ पे ये है कि लॉ सबको इक्वली ही प्रोटेक्ट करेगा। तो सेम तरह के जो पीपल हैं उनके ऊपर लॉ इक्वली अप्लाई होगा। पहला कंसेप्ट आपने इसमें क्या बताया कि लॉ के सामने सब बराबर है, किसी को स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेगी। और यहाँ पे क्या बताया कि सबको इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगी अगर वो सिमिलरली प्लेस्ड है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो टेकन फ्रॉम द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपका ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है, ये आपका अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है। ये एक पॉजिटिव कंसेप्ट है। पॉजिटिव कंसेप्ट का मतलब ये कि ये चीज हम करेंगे, ये, और ऊपर क्या था, ये चीज नहीं हो सकती कि किसी को स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेगी। तो ये नहीं के सेंस में लिखा हुआ था, इसलिए इसको नेगेटिव कंसेप्ट बोला गया। और ये पॉजिटिव सेंस में लिखा है कि सबको हम इक्वली प्रोटेक्ट करेंगे जो भी सिमिलरली प्लेस्ड हैं। सिमिलरली प्लेस्ड का मतलब, मान लो कोई गरीब है तो उसके लिए, किसी एक गरीब के लिए कोई लॉ बनाया गया तो दूसरा गरीब भी, उसके लिए भी वही लॉ अप्लीकेबल होगा। तो जो सिमिलरली प्लेस्ड हैं, किसी को और कोई डिसएडवांटेज है उसकी वजह से उसके लिए कोई स्पेशल प्रोविजन बना, तो बाकी जितने भी डिसएडवांटेज उस कैटेगरी के अंदर है उन सब के ऊपर वो लॉ अप्लाई होगा। तो सिमिलरली सर्कमस्टांस या प्लेस का मतलब ये है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सब्जेक्शन टू इक्वल लॉस, यानी सबको इक्वल लॉ जो है प्रोटेक्ट करेगा। अप्लाइंग टू ऑल द सेम सर्कमस्टांसेस, तो सबके सेम सर्कमस्टांसेस में सेम लॉ अप्लाई हो रहा है। ऑल द पर्सन सिमिलरली प्लेस्ड शैल बी ट्रीटेड अलाइक बोथ इन द प्रिविलेज, कंफर्ट एंड लायबिलिटीज इम्पोज्ड बाय द लॉ। तो लॉ अगर किसी एक को कोई प्रिविलेज देता है या किसी को कोई लायबिलिटी डालता है, तो जो उसके सिमिलर कोई और भी है तो उन्हीं के ऊपर उसको भी वही सेम प्रिविलेज मिलेगा और वो सेम लायबिलिटी उसके ऊपर भी अप्लीकेबल होगी। ये इसका मतलब है। ठीक है। दैट इक्वल लॉ शुड बी अप्लाइड टू ऑल इन सेम सिचुएशन, तो सेम सिचुएशन होगी तो सबके ऊपर सेम लॉ अप्लाई होगा। देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन वन पर्सन एंड अनदर, तो जो दो पर्सन सिमिलरली प्लेस्ड है उनके बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। एक चीज यहाँ पे ध्यान देने की है, अगर दो लोग डिफरेंट सिचुएशन में है, डिफरेंट क्लास को बिलोंग करते हैं, जैसे कि वुमेन हो गया, मैन हो गया, और मैन को वुमेन के लिए कोई स्पेशल प्रोटेक्शन के लिए, उसके एजुकेशन के लिए या किसी और चीज़ के लिए लाया गया, तब हम ये नहीं कह सकते क्योंकि वुमेन को मिला है तो मैन को ही मिलेगा। तो यानी कैटेगरी दोनों की सेम होनी चाहिए, सेम सिचुएशन में दोनों होने चाहिए, तभी उनके बीच में इक्वलिटी हो सकती है। जैसे कि आप सब ने एक काफ़ी सोशल मीडिया पे देखा होगा कि कोई मैच देख रहे होते हैं और पीछे जो होता है किसी कम हाइट है, किसी की ज़्यादा हाइट है, तो अब किसी कम हाइट है, किसी की ज़्यादा हाइट है, सबको हम इक्वल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे, यानी सबको खड़ा होने के लिए इक्वल पायदान देंगे। तो जिसकी कम हाइट होगी वो तो मैच बाउंड्री के उस पार यानी दीवार के उस पार नहीं देख पाएगा। तो इस तरह की पिक्चर आपने देखी भी होगी। तो यहाँ पे वही बोला गया है कि सिमिलरली प्लेस का मतलब, यानी अगर दो लोगों की हाइट बराबर है तो उनको सेम प्लेटफॉर्म दिया जाता है, तब वो इक्वलिटी है। अगर दो लोगों की हाइट डिफरेंट है तो वो अलग अलग कैटेगरी होगी। तो उस केस में दोनों को अगर हम सिमिलर यानी सेम लेवल का नीचे पैर रखने के लिए देंगे जिसपे खड़े होकर वो दीवार के उस पार देख सकते हैं, तब वो इक्वलिटी नहीं मानी जाएगी। तो इसलिए ये प्रिंसिपल आप इस एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। दस द रूल इज दैट, तो इसका मतलब ये रूल क्या है, लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, जो एक तरह के लोग हैं उनको एक तरीके से ही ट्रीट करना है, ना कि जो अनलाइक हैं, जो अलग अलग हैं, उनको आप एक तरीके से ट्रीट करो। दिस एक्सप्रेशन इज रिगार्डेड एज पॉजिटिव कंसेप्ट, मैंने बता दिया इसको पॉजिटिव कंसेप्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम इसको पॉजिटिव सेंस में लिख रहे हैं, पॉजिटिव सेंस में बता रहे हैं कि स्टेट ऐसा काम करेगा जिससे लॉ के सामने सारे जो है या सब पे इक्वली लॉ अप्लीकेबल हो। ठीक है। अब इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन लॉ का एक और डिफरेंस जो है वो ये है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ आपका कहता है कि मेन लॉ काम क्या करेगा। मेन लॉ जैसे कि आपका आईपीसी है, आईपीसी का काम है ऑफेंस बताना। उसके अलावा एक सीआरपीसी है जो बताता है कि ये प्रोसीजर फॉलो करने हैं। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ आपका एक जनरल मेन पार्ट बताता है कि लॉ इस तरीके से होगा कि सबको इक्वली ट्रीट करे। इक्वल प्रोटेक्शन लॉ ये बताता है कि प्रोसीजरल भी वो चीज़ जो है वो इक्वली ट्रीट होनी चाहिए, यानी प्रोसीजरल भी कोई लैप्स नहीं होना चाहिए, प्रोसीजर भी इस तरीके से होना चाहिए जिसके अंदर सबको इक्वली ट्रीट किया जाए। तो कोर्ट ने कई मैटर में इस चीज़ को आगे मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से बोला भी है। तो सब्सटैंटिव लॉ का मतलब यानी
आर्बिट्री और डिस्क्रिमिनेटरी नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैंने आईपीसी का एग्जांपल दिया, आईपीसी का मेन लॉ बताता है कि ऑफेंस क्या होगा, ये क्या होगा, सीआरपीसी आपका प्रोसीजर बताता है, तो प्रोसीजरल भी कोई लैप्स नहीं होना चाहिए, प्रोसीजरल भी इक्वालिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी ने एक ने ऑफेंस किया तो उसके लिए कुछ और प्रोसीजर आप अप्लाई कर रहे हैं, किसी ने उसी ऑफेंस को किया लेकिन किसी और बैकग्राउंड से, तो उसके ऊपर आपने अलग प्रोसीजर अप्लाई किया। तो एज ए मेन लॉ और आप एज ए प्रोसीजर दोनों ही फॉलो करने पड़ेंगे और दोनों को आपको जस्ट दिखाना पड़ेगा, आर्बिट्री या डिस्क्रिमिनेटरी वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कैन नॉट बी अनफेयर, अनजस्ट एंड अनरीजनेबल। तो प्रोसीजर भी आपका जो है अनफेयर, अनजस्ट और अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए, और आपका जो मेन लॉ है वो भी आर्बिट्री या डिस्क्रिमिनेटरी नहीं होना चाहिए, वो भी जस्टिस होना चाहिए, वो भी इक्वल होना चाहिए। कुछ एक्सेप्शन जो राइट टू इक्वालिटी के हैं वो क्या है, 31C एक आप देखेंगे आर्टिकल है, उसके अंदर बताया गया था, जैसे कि हमने देखा था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल को अप्लाई करने के लिए, यानी जो लॉ बनाया जाएगा उसके अंदर आर्टिकल 3B और 3C जो है उसके बेसिस पे चैलेंज नहीं किया सकता। यानी जब आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी बनाई जा रही है, और 39B और सी क्या था, 39B और सी में ये बता रखा था कि उसके अंदर अगर किसी की जो वेल्थ है वो अनइक्वल है, ठीक है, अगर कोई पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने से किसी के बीच में इनक्वालिटी आती है, वेल्थ के बीच में और इन सब चीज़ों के बीच में, और वहाँ पे कोशिश करनी है स्टेट को कि ऐसी अनइक्वालिटी ना आए। ठीक है, तो 39B और सी अगर आप चाहें तो एक बार रेफर कर लेंगे कि अगर 39B और सी को इम्प्लीमेंट करने के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में जो 39B और सी था, जिसके अंदर ये बोला था कि दोनों के बीच में अगर इनइक्वालिटी है वेल्थ की या किसी और वजह से, तो इनइक्वालिटी को कम करने के लिए कोई डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बनाई गई और उससे किसी का फंडामेंटल राइट जो है वॉलेट होता है, तो उस केस में वो नहीं माना जाएगा और फंडामेंटल राइट का वो वॉयलेशन जो है वो वैलिड है। तो ये एक एक्सेप्शन हो गया कि फंडामेंटल राइट वॉलेट हो सकता है अगर दो लोगों के बीच में, अब काफ़ी एक सोसाइटी के बीच में इनइक्वालिटी को, इनकम की या वेल्थ की, उसको बराबर करने के लिए कोई पॉलिसी लाई गई है। तो दूसरा जो पार्लियामेंट के मेंबर हैं, एमपी वगैरह हैं, ये सब क्या है, विद इन हाउस, आपको पता है कि लोकसभा के अंदर अगर इन्होंने कोई बात बोली है तो उसके लिए उनको प्रोसिक्यूट या नहीं किया जा सकता, तो उस केस में यानी इक्वलिटी बिफोर लॉ नहीं है। आर्टिकल 35 359 वन एमरजेंसी के केस में भी आपको पता है कि जो फंडामेंटल राइट्स है उनको सस्पेंड किया जा सकता है। ठीक है, एक्सेप्ट आर्टिकल 20 और 21 आपका इमरजेंसी के केस में बाकी फंडामेंटल राइट जो सस्पेंड हो सकते हैं। इस वजह से ये भी एक एक्सेप्शन हो गया कि फंडामेंटल राइट्स किस किस केस में जो है आप कह सकते हैं कि यहाँ पे सस्पेंडेड है, यहाँ पे नहीं मिलेगा। इसी तरह से प्रेसिडेंट और गवर्नर है, जब तक उनका टेनर रहता है, जब तक वो ऑफिस में रहते हैं, उनके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो है नहीं चलाई जा सकती है, वो एग्जेम्प्टेड रहते हैं। तो ये भी एक फंडामेंटल राइट का जो है एग्जेम्पशन है, यानी फंडामेंटल राइट अगर वायलेट भी हो गया तो उस केस में आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर पाएंगे। दूसरा, जो फॉरेन रूलर्स होते हैं या एम्बेसडर्स होते हैं, उनको भी इम्यूनिटी मिली होती है जुडिशियल प्रोसेस से, या उनको भी एक जो एक्ट बना हुआ है उसके तहत इम्यूनिटी मिली होती है। तो ये सब चीज़ें जो है एग्जेम्प्टेड है, वो फंडामेंटल राइट वॉलेट भी हो गए तो उनके खिलाफ आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर पाएंगे, तो वहां पे जो है इक्वल प्रोटेक्शन नहीं है। लिमिटेशन टू डॉक्ट्रिन ऑफ इक्वालिटी, तो ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ इक्वालिटी है इसके दो लिमिटेशंस हैं। जैसा कि मैंने एग्जांपल आपको बताया था कि इक्वालिटी कहाँ पे मिली है, सिर्फ इक्वल क्लास में मिली हुई है। जब दो या एक ग्रुप के अंदर सारे लोग एक जैसे हैं तो उन्हीं के ऊपर इक्वालिटी अप्लाई हो सकती है। तो उसी के बारे में बात कर लेते हैं। दो आपके लिमिटेशन है उसमें, एक तो डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन। रीजनेबल क्लासिफिकेशन मतलब कि इक्वालिटी तो ठीक है, लेकिन अगर हम एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, यानी हमने कुछ लोगों को अलग किया जिनके एक अलग तरीके की कोई प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम को देखते हुए हमने क्या किया, उनके ऊपर उनके लिए अलग से कुछ प्रोविजन बनाया, यानी कुछ फैसिलिटी दी या कुछ और काम किया, तो वो एक आप नहीं बोल सकते कि भाई उसको, जैसे कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए अगर रिजर्वेशन किया गया स्कूल के अंदर, तो बाकी लोग नहीं बोल सकते कि उसको रिजर्वेशन दिया गया मुझे नहीं दिया गया, तो इक्वालिटी आर्टिकल 14 के तहत मुझे भी वो रिजर्वेशन मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्योंकि वो एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन है, वो एक अलग ग्रुप है जिसकी अलग प्रॉब्लम्स है।
तो जब हम रीजनेबल क्लासिफिकेशन कर सकते हैं तो उन केस पे उन लोगों के लिए अलग इक्वालिटी का कंसेप्ट लगेगा। यानी इक्वालिटी हमेशा जो होता है वो इक्वल तरह के लोगों के या सिमिलर तरह के लोगों के या लाइक तरह के लोगों के बीच में ही होती है। दूसरा एंटी आर्बिट्रेरियसनेस है और यह डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबलनेस है। यानी कहने का मतलब ये कि जो प्रोसीजर आप फॉलो कर रहे हैं ये एग्जीक्यूटिव पे भी अप्लाई होता है। एग्जीक्यूटिव अगर कोई ऑर्डर निकाल रहा है, कोई प्रोसीजर कर रहा है, उसको ले रहा है, तो वो प्रॉपर फॉलो करना पड़ेगा। तो ये देखेंगे दोनों के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की गई हैं। तो डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबलनेस, रीजनेबल क्लासिफिकेशन में क्या है कि ये जो आर्टिकल 14 है, आप एक तो एब्सोल्यूट नहीं है। अगर ये क्या गारंटी करता है, सिर्फ सिमिलैरिटी ऑफ ट्रीटमेंट गारंटी करता है। यानी सेम तरह के लोग हैं तो उनको सिमिलरली ट्रीट किया जाएगा, ये गारंटी करता है। तो लेजिस्लेचर क्या कर सकता है, इफ द लेजिस्लेचर रीजनेबली क्लासिफाइज पर्सन फॉर लेजिस्लेटिव पर्पस। यानी कोई एक्ट बनाना चाह रहा है लेजिस्लेचर, जैसे कुछ लोग हैं उनको कुछ प्रॉब्लम है सर्टन तरीके के लोगों को, या उनको डिसएडवांटेज है किसी तरीके का। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि हम माना कि वुमेन जो है अगर हमारे देश के अंदर बहुत पिछड़ी हुई है, एक एग्जांपल मान रहे हैं, हाइपोथेटिकल है, अब है या नहीं है एक्चुअली मुझे नहीं पता। अगर वुमेन जो है मान लिया कि डिसएडवांटेज है किसी एरिया में, किसी स्टेट के अंदर मान लेते हैं, और स्टेट का जो लेजिस्लेचर है वो उनके लिए एक्ट बनाना चाहता है, तो सर्टेनली वो बना सकता है। और उस केस में जो आर्टिकल 14 है वो आपका वायलेट नहीं होगा। क्यों वायलेट नहीं होगा? क्योंकि जो क्लासिफिकेशन है वो रीजनेबल है। पहली बात तो लेजिस्लेचर एक ऑब्जेक्ट लेके आए कि हमें इस तरह के लोगों को आगे डेवलप करना है, उसको आगे उसका एजुकेशन जो है बढ़ाना है। दूसरा, क्लासिफिकेशन जो है वो रीजनेबल है। रीजनेबल क्यों है? क्योंकि सेम तरह के लोग जो डिसएडवांटेज है उनको लिया गया है। कोई आर्बिट्रीनेस नहीं है कि जिस मर्जी को चूज करके उनको बोला कि मैं इसको फैसिलिटी देंगे। तो जब ये दोनों चीजें फॉलो होंगी, यानी क्लासिफिकेशन रीजनेबल होगा और जो भी एक्ट बनाना चाहता है लेजिस्लेचर, उसी का ऑब्जेक्टिव या उसी का गोल फुलफिल करने के लिए ऐसे लोगों को सेलेक्ट किया गया है, तो उस केस में ये रीजनेबल क्लासिफिकेशन कोर्ट ने बोला है। तो वही चीज है कि इफ द लेजिस्लेचर रीजनेबली क्लासिफाइज पर्सन फॉर लेजिस्लेटिव पर्पस, तो लॉ बनाने के पर्पज से अगर वो रीजनेबली क्लासिफाई कर रहे हैं, सो एज टू ब्रिंग देम अंडर ए वेल डिफाइंड क्लास, जिसकी वजह से जिस तरह के लोगों के लिए एक अलग सा कानून बनाया जा रहा है या प्रोविजन रखा जा रहा है, वो एक वेल डिफाइंड क्लास बनता है। वेल डिफाइंड का मतलब कि प्रॉपरली आप कह सकते हो कि कोई पर्सन उसको बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। जैसे कि EWS, उसके लिए क्राइटेरिया बनाया गया कि इस इनकम से, सालाना इस इनकम से अगर किसी की कम है तो उसको हम EWS कैटेगरी में डालेंगे। तो जो क्राइटेरिया है वो क्या है, वेल डिफाइंड है। तो इससे जो भी पर्सन जिसकी भी जो इनकम होगी ईयरली वो एक सर्टन लिमिट से कम होगी तो EWS की कैटेगरी में आ जाएगा। तो जब इस तरीके का वेल डिफाइंड आपने रीजनेबली क्लासीफाई कर दिया और उसका एम आपने बताया एक्ट का, यानी जो लेजिस्लेचर लॉ बनाना चाहता है उसके अंदर उस ऑब्जेक्ट को फुलफिल करने के लिए वो डाला गया है, तो उस केस में आपका जो है ये रीजनेबल क्लासिफिकेशन है और आप इसको आर्टिकल 14 के अंदर चैलेंज नहीं कर सकते। The Supreme Court in a number of cases has upheld the view that Article 14 does not rule out classification for the purpose of legislation. तो लेजिस्लेशन के लिए यानी एक्ट बनाने के लिए रीजनेबल क्लासिफिकेशन जो है लेजिस्लेचर यूज कर सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कई बार बोला है। बट द क्लासिफिकेशन परमिटेड बाय आर्टिकल 14 मस्ट रेस्ट अपॉन द रीजनेबल ग्राउंड, लेकिन वो रीजनेबल ग्राउंड होना चाहिए, आर्बिट्री, आर्टिफिशियल या इवेजिव नहीं होना चाहिए। यानी किसी चीज से बचने की कोशिश नहीं होनी चाहिए, आर्टिफिशियल नहीं होना चाहिए, या अपने आर्बिट्री यानी किसी भी तरीके से अपनी मनमर्जी का नहीं होना चाहिए। तो रीजनेबल क्लासिफिकेशन इसको बोला गया है। तो मैंने बता दिया कि यानी दो बातें होगी आपकी, इसको आपका एक तो कैटेगरी जो है वो बिल्कुल वेल डिफाइंड होनी चाहिए, इसी को एक टर्म बोलते हैं इंटेलिजेंस, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। यानी जो भी ग्रुप में पर्सन को डाला जा रहा है उसके अंदर जो पर्सन डाला गया है वो क्लियरली दूसरे ग्रुप से डिफरेंटली दिखना चाहिए, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल में बताया आपको। और दूसरा, उसका ऑब्जेक्ट जो है, जो भी लेजिस्लेशन बनाना चाह रहा है लेजिस्लेचर, यानी पार्लियामेंट या स्टेट का लेजिस्लेचर, कोई भी जो एक्ट बनाना चाह रहा है उसके ऑब्जेक्ट से रिलेटेड वो होना चाहिए। तो ये दोनों चीजें जो है इंपॉर्टेंट मानी गई हैं। द क्लासिफिकेशन में बी फाउंडेड ऑन द डिफरेंट बेसिस, तो अलग अलग जो बेसिस जिसपे ये किया जा सकता है क्लासिफिकेशन, वो क्या है, एक तो जोग्राफिकल एरिया, मान लो कोई राजस्थान में रहता है या रेगिस्तान में रहता है, पूरा वहाँ पे रेगिस्तान है, उनके लिए आप कुछ अलग लॉ बना के उनको कुछ फैसिलिटी देना पड़ जा चाह रहे हो, तो वहाँ पे आप इक्वलिटी को चैलेंज नहीं कर सकते कि वो क्यों, उनको क्यों स्पेशल प्रिविलेज मिल रही है। इस तरह से ऑक्यूपेशन के बेसिस पे
कोई एक पर्टिकुलर तरह के लोग कोई एक पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन करते हैं, उसकी वजह से जो भी उनको फ़ायदा या नुकसान होगा, तो उनके लिए अगर एक्ट बनाया गया तो वो भी एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन माना जाएगा। What is necessary is that there must be nexus between basis of classification and object of act under consideration। तो मेन बात वही है कि जो ऑब्जेक्ट है एक्ट बनाने का और जो क्लासिफिकेशन है, उन दोनों के बीच में एक रिलेशन होना चाहिए, ऐसे ही फालतू में नहीं होना चाहिए। तो जैसे कि एग्जांपल हमने बहुत सारे देख लिए, उसी तरह से एक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो है एक एग्जाम सेक्शन है, वो कहता है कि जो 18 साल से ऊपर के हैं और साउंड माइंड के हैं वही एग्रीमेंट कर सकते हैं या वही कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये इस तरीके जो क्लासिफिकेशन है ये भी रीजनेबल है, क्योंकि एक्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, क्योंकि अगर कॉन्ट्रैक्ट ऐसे लोग बनाएंगे जो अनसाउंड माइंड के होंगे, अनसाउंड मतलब जो उन्हें समझ नहीं होगी और उन्हें साइकोलॉजिकल कुछ प्रॉब्लम है, तो उस केस में क्या होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई नहीं कर पाएंगे, उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं कर पाएंगे। तो ये इस तरीके जो क्लासिफिकेशन है इनको रीजनेबल बोला गया है। अगला जो है वो डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबलनेस या एंटी आर्बिट्रेरीनेस है। तो एंटी आर्बिट्रेरीनेस क्या है, देखिए इस डॉक्ट्रिन से जो एग्जीक्यूटिव डिस्क्रिशन है उसको भी इक्वालिटी के फोल्ड में लाया गया। यानी आप अगर ऑफिस के अंदर, कोई गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर कोई ऐसा काम करता है, जो ऐसा ऑर्डर पास करता है जिससे लगता है कि आर्बिट्री है, आर्बिट्री मतलब किसी एक को फेवर देता है, किसी एक को फेवर नहीं कर रहा है, और दोनों सेम तरह के क्लास को बिलोंग करते हैं, यानी दोनों मान लिया कि ग्रुप बी गस्टेड ऑफिसर हैं और एक को फायदा दे रहा है वो ऑर्डर, एक को फायदा नहीं दे रहा है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, उसको आर्टिकल 14 में चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, या आपके पास कोई ऐसा केस आ सकता है जिसके अंदर ये चैलेंज किया गया हो अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं तो। द एम्बिट एंड स्कोप ऑफ आर्टिकल 14 वाज एनलार्ज्ड एंड एक्सपेंडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक्सपेंड कर दिया और नए अप्रोच के तहत क्या किया है कि जो एग्जीक्यूटिव डिस्क्रिशन है वो भी इसके तहत आ गया है, यानी एग्जीक्यूटिव डिस्क्रिशन भी आर्बिट्री नहीं हो सकता। तो इसमें क्या बोले सुप्रीम कोर्ट ने, आर्टिकल 14 एम्बॉडीज ए गारंटी अगेंस्ट आर्बिट्रीनेस। क्योंकि राइट टू इक्वलिटी का मतलब क्या हुआ, इक्वलिटी का मतलब ये हुआ कि कोई अपनी मर्जी से किसी के साथ कैसा भी ट्रीटमेंट नहीं कर सकता है, वो दो तरह के जो लोग हैं जो सिमिलरली प्लेस्ड हैं उनके साथ इक्वल ही ट्रीटमेंट करेगा। तो ये एक तरह से गारंटी है आर्बिट्रेरीनेस के अगेंस्ट। वेयर वन एक्ट इज आर्बिट्री, जहां पे कोई एक एक्ट ऐसा है जो आर्बिट्री है, अपने मर्जी के अकॉर्डिंग है, इट इज इम्प्लिसिट इन दैट इट इज अनइक्वल, तो वो क्या होगा, अनइक्वल कहलाएगा। बोथ इन अकॉर्डिंग टू पॉलिटिकल लॉजिक एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भी और पॉलिटिकल लॉजिक के हिसाब से भी, और इसी वजह से वो आर्टिकल 14 का वायलेशन माना जाएगा। मेनका गांधी केस बहुत ही एक तरीके से कह सकते हैं लैंडमार्क जजमेंट था। उसके अंदर ये बताया गया था कि रीजनेबलनेस, वहाँ पे प्रोसीजर को जो उनको पासपोर्ट बाहर जाने से मना कर दिया गया था और उनको पासपोर्ट नहीं दिया गया था, तो उसी के ऊपर ये बेस था। और उसके अंदर बोला गया था कि अगर आपने प्रोसीजर फॉलो नहीं किया और उसको अपॉर्चुनिटी नहीं दी अपने केस को एक्सप्लेन करने के लिए, तो वो भी आर्टिकल 14 का वायलेशन है। तो उसमें क्या बोला गया था कि रीजनेबल इज एम्बॉडीड इन इक्वलिटी क्लॉज 14, आर्टिकल 14 जो है रीजनेबल, वो उसके अंदर रीजनेबलनेस को इंसर्ट किया गया है, उसका पार्ट है वो। आर्टिकल 14 स्ट्राइक्स एट आर्बिट्रेस इन स्टेट एक्शन, जो भी स्टेट एक्शन हो रहा है, स्टेट एक्शन मतलब जैसे कि इस एग्जांपल में मैंने बताया कि उन्हें बाहर जाने नहीं दिया गया और रीजन भी नहीं बताया गया क्यों उनको रोका गया है, और उनको मौका नहीं दिया गया था अपनी बात को एक्सप्लेन करने के लिए। तो जब ऐसा हुआ कि आप उसको मौका नहीं दिया गया अपनी बात रखने, तो एक तरीके से उनके साथ क्या हुआ, ये आर्बिट्री एक एक्शन हो गया। तो इसी वजह से जो मेनका गांधी केस में बोला गया था कि इस तरीके का एक्शन जो है वो आर्बिट्री है और आर्टिकल 14 का वायलेशन है। तो फेयरनेस और इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो स्टेट का एक्शन है वो आर्बिट्री नहीं होना चाहिए, सामने वाले को मौका देना चाहिए, क्योंकि हम आप मौका नहीं देंगे तो उसके साथ इक्वलिटी या जस्टिस कैसे कर रहे हैं, इक्वलिटी की ही नहीं आपने, क्योंकि आपने उसको मौका नहीं दिया बताने के लिए। तो फेयरनेस और इक्वलिटी ट्रीटमेंट का मतलब ये भी है कि कोई भी जो स्टेट एक्शन आप कर रहे हैं वो आर्बिट्री नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप सब भी जो तैयारी कर रहे हैं एसओएलडीसी एग्जाम के लिए वो सब एक गवर्नमेंट सर्वेंट है। तो जब आप ऑफिस में काम करेंगे तो आपको भी इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है, आर्बिट्री नहीं होना चाहिए, दो तरह के लोगों के साथ इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए जो इक्वली प्लेस्ड हैं। फेयर भी होना चाहिए, फेयर का मतलब यानी आप पूरा मौका देंगे।
and concluded that if action of state is arbitrary, it cannot be justified even on the basis of doctrine of classification. तो जब कोई एक्शन आपने लिया वो आर्बिट्री था, यानी आपने अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग ले लिया, आपने सामने वाले को मौका नहीं दिया, प्रोसीजर जो फॉलो नहीं किया, तो उस केस में ये बोला गया कि चाहे आपका क्लासिफिकेशन जो है वो सही हो, लेकिन अगर प्रोसीजर आपने फॉलो नहीं किया तब भी वो आर्टिकल 14 का वॉयलेशन माना जाएगा। ठीक है, तो एक तरीके से जो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल हैं वो भी आर्टिकल 14 के पार्ट हैं। यानी आपने अगर प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो नहीं किया किसी मैटर के अंदर, तो उस केस में वो आर्टिकल 14 का वॉयलेशन के अंदर चैलेंज हो सकता है। तो ये आपका नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल कौन कौन से हैं? एक तो है कि आपका नो बडी शैल बी जज इन हिज ऑन केस, या केस इन विच ही इज इंटरेस्टेड। कोई भी खुद अपने केस के अंदर जज नहीं हो सकता, या उस केस के अंदर जज नहीं हो सकता जिसके अंदर आप इंटरेस्टेड हों। तो जैसे कि आपने कई केसेस में देखा होगा, जो जज अगर किसी एक्यूज को या जो भी प्लेंटिफ है, जो जिन्होंने केस किया है, उसको जानते हैं या उनसे कोई रिलेशन है, तो कभी कभार अपने आप को उस केस से निकाल लेते हैं, उसको रेक्लूजन बोला जाता है। तो अपने आप को रेक्लूज कर देते हैं उस केस से, और उस केस को किसी और जज को ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करते हुए ही करते हैं। आपका सीसीए रूल जो है उसके अंदर भी इन प्रिंसिपल्स को बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। अगर नहीं फॉलो करेंगे तो आपका फिर वहाँ पे जो भी एक्शन लेते हैं किसी चार्ज ऑफिसर के अगेंस्ट, तो वो आपका सेट असाइड किया जा सकता है या कोर्ट में चैलेंज होकर बाद में उसको हटाया जा सकता है। तो ये इन प्रिंसिपल्स को भी आपको फॉलो करना है आर्टिकल 14 के अंदर। तो पहला तो आपको बता दिया कि नो बडी शैल बी जज इन हिज ओन केस और इन केस इन विच ही इज इंटरेस्टेड। दूसरा क्या, हियर द अदर साइड। जब भी आप किसी अगेंस्ट एक्शन लेना चाहते हैं तो आप उसकी बात भी सुनेंगे। तो दूसरा जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है इसको भी फॉलो किया जाना चाहिए। और तीसरा, स्पीकिंग ऑर्डर और रीजन डिसीजन। जब भी आप कोई ऑर्डर, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी ऑफिस में पास कर रहे हैं तो वो भी आर्टिकल 14 के दायरे में आ सकता है। तो जो भी ऑर्डर पास किया जा रहा है वो स्पीकिंग होना चाहिए, उसके अंदर प्रॉपर रीज़न लिखा जाना चाहिए कि ये इस वजह से ये एक्शन लिया गया या ये डिसीजन पे अराइव हुए हम। तो ये सारी बातें जो है आपके लिए ऑफिस पॉइंट ऑफ व्यू से भी और सेल्फ पॉइंट ऑफ व्यू से जो आप काम करेंगे और खुद के भी अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। A law which gives a power to authority to take a decision affecting the right of person without assigning any reason। तो आपने कोई बिना असाइन किए हुए कोई काम किया तो उस केस में वो अनजस्ट हो जाएगा, अनफेयर हो जाएगा, अनरीजनेबल हो जाएगा और आर्टिकल 14 का वायलेशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले जो प्रिंसिपल है जिसको और कोर्ट फॉलो करती है वो है वेडनेसबरी प्रिंसिपल। यानी अगर कोई एक्ट, वेडनेसबरी प्रिंसिपल और प्रोपोर्शनैलिटी प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल क्या कहते हैं कि अगर कोई एक्ट ने एग्जीक्यूटिव को कोई पावर दी है, वेयर एन एक्ट और स्टैच्यूट इंस्टेड ऑफ मेकिंग क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन करने की बजाय कन्फर द एग्जीक्यूटिव पावर इन दिस रिगार्ड। क्लासिफिकेशन खुद करने की बजाय उन्होंने क्या है, एग्जीक्यूटिव को पावर दे दी और उनको बोला गया कि भी आप अपने डिस्क्रिशन से इसको कर लो, और उसको रेगुलेट नहीं किया गया। यानी डिस्क्रिशन जो एग्जीक्यूटिव अप्लाई कर रहा है वो अपनी मर्जी के खिलाफ कुछ भी कर रहा है, अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कुछ भी कर रहा है, अनरेगुलेटेड है, कोई रूल नहीं है कि ये इस तरीके से उसको अप्लाई करना है अपने डिस्क्रिशन को। तो उस केस में ये भी आर्टिकल 14 का वायलेशन है और इस एक्ट को भी वॉइड करा दिया जाएगा। ठीक है, बट इफ एक्ट हैज लेड डाउन सम प्रिंसिपल, लेकिन मान लो एक्ट जो है उसने कुछ प्रिंसिपल्स ले किए गए हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम, आपका राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, उसके तहत रूल बनाए गए फीस के लिए। अगर मान लो एक्ट ये बोलता कि आ, जो एग्जीक्यूटिव है वो फीस तय कर सकता है और उसके लिए कोई गाइडलाइंस नहीं होती, और उससे क्या होगा, फीस इतनी आर्बिट्री या इतनी ज़्यादा फिक्स कर दी गई जिससे क्या है लोग पे नहीं कर पा रहे हैं, तो वो इस तरीके का एक्शन क्या होगा, फिर चैलेंज हो जाएगा। और वो जो जो स्पेशल यानी पर्टिकुलर प्रोविजन होगा जहाँ पे इस तरीके का आर्बिट्री पावर दी गई होगी एग्जीक्यूटिव को, वो जो है वॉइड हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी आपको एग्जीक्यूटिव के ऊपर एक्ट, जो एक्ट है वो एग्जीक्यूटिव को ऐसी डिस्क्रिमिनेटरी पावर देता है जिससे उस पर कोई कंट्रोल नहीं है या कोई रेगुलेटेड नहीं है, तो उस केस में वो भी जो है आर्टिकल 14 का वायलेशन एक तरीके से होता है।
लेकिन अगर रेगुलेटेड हो जाएगा तो अनरेगुलेटेड के केस में तो वॉयलेशन है, लेकिन वो रेगुलेट कर दिया, बोला कि ये फीस जो है आपकी, आप रख सकते हो कुछ भी, लेकिन ये आपका 20 रुपीज से ज़्यादा नहीं होगा। तो वहाँ पे क्या हुआ कि वो रेगुलेट हो गया कि इससे ऊपर तो सीलिंग नहीं जाएगी। तो इस तरह का रेगुलेशन या मान लो रूल बना के कोई रेगुलेट कर दिया कि ये फीस इतनी इतनी होगी, तो उस केस में वो वायलेशन नहीं है, अदरवाइज वो वायलेशन माना जाएगा जब एग्जीक्यूटिव पावर क्या है, अनडिस्क्रिमिनेटरी है, अनरेगुलेटेड है, कोई कंट्रोल नहीं है वो। तो इस तरीके से यानी वेडनेसबरी प्रिंसिपल के अंदर बोला गया कि एग्जीक्यूटिव एक्शन जो है, अगर जो डिस्क्रिशन है वो इस तरीके से यूज हो रहा है कि वो इलीगल है, इरेशनल है, या प्रोसीजरल उसके अंदर इम्प्रॉपर्टी है, यानी प्रोसीजर प्रॉपर नहीं है, तो उस केस में वो आर्टिकल 14 का वायलेशन माना जाएगा। इसी तरह से आपका जो प्रोपोर्शनैलिटी प्रिंसिपल है वो क्या कहता है, अंडर दिस प्रिंसिपल द कोर्ट इज कंसर्न विद द प्रोसेस, इसके यानी प्रोसेस को फॉलो किया गया या नहीं किया गया डिसीजन मेकर द्वारा, तो ये देखा जाता है। ऑर्डर्ड हिज प्रायोरिटीज रीच ए कंक्लूजन और अराइव्ड एट ए डिसीजन, तो जब वो प्रायोरिटीज फिक्स कर रहा है, अपना किसी कंक्लूजन पे आ रहा है जो डिसीजन मेकर है, तो उसने क्या प्रोसेस को फॉलो किया या नहीं किया, इसके बारे में जो कोर्ट है वो देखता है। तो यहाँ पे किस बात को ध्यान में रखा गया, जो ऑब्जेक्ट है, वेदर द ऑब्जेक्ट सॉट टू बी अचीव्ड इज रिलेवेंट, तो जिस ऑब्जेक्ट को लेकर, ठीक है, जिस ऑब्जेक्ट को लेकर या जिस ऑब्जेक्टिव को लेकर अचीव करना चाह रहे हो और जिसकी वजह से फंडामेंटल राइट क्या है, वॉलेट हो रहा है या लिमिट हो रहा है, तो क्या वो ऑब्जेक्ट करेक्ट है या रिलेवेंट है या सफिशिएंट है, तो ये सब चीज देखी जाती है। दूसरा, मीन्स टू चूज टू लिमिट द राइट, अब फंडामेंटल राइट को आप क्या कर रहे हो, एक तरीके से किसी के फंडामेंटल राइट को लिमिट कर रहे हो, तो वहां पे आपने क्या तरीका यूज किया उसको भी देखा जाएगा। अगर वो रैशनल है, फेयर है और आर्बिट्री नहीं है, तो उस केस में जो वो एक्ट है वो भी प्रॉपर माना जाएगा, नहीं तो वो वायलेशन माना जाएगा। और तीसरा है कि वेदर द मीन्स यूज इम्पेयर द राइट, जो मीन्स यूज किए हैं उससे जो फंडामेंटल राइट्स है उस पर कितना खतरा हुआ है या कितना वो इम्पैक्ट हुआ है, ये सब देखा जाएगा। तो ये सब कुछ जो प्रिंसिपल्स हैं आपको एक नॉलेज के लिए है, बाकी आपको जो मेन मेन बातें थी वो स्टार्टिंग की याद रखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात कर लेते हैं आर्टिकल 15 की। आर्टिकल 15 बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ये आपका बताता है, यानी किसी के साथ भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा जो कि पर्टिकुलरली किसके बेसिस पे हो, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग हो, ओनली ऑफ लिखा हुआ है। द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट एनी अगेंस्ट एनी सिटीजन, तो आर्टिकल 14 आपका अगेंस्ट एनी पर्सन था, आर्टिकल 15 आपका अगेंस्ट एनी सिटीजन है। तो 14 सबको मिला हुआ है, 15 सिर्फ सिटीजन को मिला हुआ है। तो इसमें बोला गया है कि स्टेट किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ की वजह से, या इसमें से किसी एक की वजह से भी। सेकंड इसका क्या बोलता है, नो सिटीजन शैल ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ, तो सिर्फ ग्राउंड की वजह से क्या नहीं कर सकता, एनी डिसेबिलिटी, लाइबिलिटी, रेस्ट्रिक्शन ऑन कंडीशन विद रिगार्ड टू एक्सेस टू शॉप, यानी किसी को किसी शॉप में जाने से, पब्लिक रेस्टोरेंट में जाने से, होटल में जाने से, या उसको एक्सेस से, यानी वहाँ पे किसी भी तरीके से वहाँ पे सम्मिलित होने से, जाने से, होटल में पब्लिक एंटरटेनमेंट के लिए ऐसी जगहों पे जाने से नहीं रोका जा सकता, सिर्फ और सिर्फ इन केसेस की वजह से। ये इसको ट्रिपल आर तो नहीं, RRCSPOB इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में बनाया जा सकता है, मैंने नीचे बनाकर इसको लिखा हुआ है। कोई वेल यूज़ करना, कुआं यूज़ करना, टैंक यूज़ करना, बाथिंग घाट यूज़ करना, रोड यूज़ करना, पब्लिक रिसोर्ट यूज़ करना, जो कि पूरी और पूरी तरीके से स्टेट कर रहा है या स्टेट के द्वारा किया जा रहा है, पार्टली उसके फंड से लेकर, या डेडिकेटेड टू यूज़ ऑफ जनरल पब्लिक, या जनरल पब्लिक के लिए बनाया गया है, तो उस जगह पे किसी भी सिटीजन को सिर्फ उसके रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ की वजह से नहीं रोका जा सकता, उसको एक्सेस मिलेगा ही मिलेगा, वो यूज़ कर सकता है। नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट स्टेट फ्रॉम मेकिंग स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, यहाँ पे बोला तो ये कि सबको साथ इक्वली ट्रीट किया जाएगा, उसका कोई प्रोविजन नहीं होगा इनके बेसिस पे, लेकिन उन्होंने बोला है कि इन दोनों का एक्सेप्शन एक तरह से कह सकते हैं, 1 और 2 का क्या है कि स्पेशल प्रोविजन बनाया जा सकता है, यानी कहीं कहीं पे बच्चों को जाना देना है या नहीं देना है, या कहीं पे स्पेशली बच्चों के लिए ही बनाना है,
तो ये सब चीज़ें जो है स्पेशल प्रोविज़न वुमेन और चाइल्ड के लिए करी जा सकती हैं, ये आपका क्लॉज 3 कहता है। क्लॉज 4 क्या है? नथिंग इन दिस आर्टिकल और इन क्लॉज 2। तो क्लॉज 2 और ये पूरे आर्टिकल के अंदर शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। तो यहाँ जो 4 है क्लॉज, उसके अंदर सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी अलग से प्रोविजन बनाया जा सकता है। वो कह रहा है कि इस आर्टिकल की वजह से और क्लॉज 2 की वजह से स्टेट जो है बाध्य नहीं है कि वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड और सोशल शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के लिए अलग से कोई प्रोविजन ना बना पाए। उनके लिए स्टेट जो है हमेशा फ्री रहेगा, अलग से स्पेशल प्रोविजन बना सकता है। नथिंग इन दिस आर्टिकल सब क्लॉज जी ऑफ आर्टिकल 1 ऑफ 19, यानी 19(1)(g) के अंदर आपका ट्रेड से रिलेटेड चीज़ें बताई गई है उसके अंदर, और इन सब चीज़ों को बोल रहे हैं कि नथिंग इन दिस आर्टिकल, इस आर्टिकल में जो भी बातें बताई गई है ये स्टेट द्वारा स्पेशल प्रोविजन बनाया जा सकता है, तो उसके बावजूद भी किसके लिए? फॉर एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन फॉर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब रिलेट टू देयर एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर भी उनके एडमिशन के लिए जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं या शेड्यूल कास्ट है शेड्यूल ट्राइब्स है, उनके एडमिशन के लिए भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में इंक्लूडिंग प्राइवेट प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूट के में भी उनके एडमिशन के लिए जो है स्पेशल प्रोविजन बनाया जा सकता है, स्टेट बना सकता है। ये भी एक एक्सेप्शन दिया गया है। नथिंग इन दिस आर्टिकल, और फिर उसके अलावा भी एक एक्सेप्शन और क्या है? स्पेशल प्रोविजन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए भी बनाया जा सकता है, ठीक है, अदर देन क्लास मेंशन इन क्लॉज 4 एंड 5। तो ऊपर जो ये सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस बताया गया था या SC ST बताया गया था, उनके अलावा अगर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है सिटीजन का, तो उनके लिए भी अलग से स्पेशल प्रोविजन बना सकता है। और फिर इस बी में बता दिया कि जो स्पेशल प्रोविजन होगा वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए भी बनाया जा सकता है, इंक्लूडिंग द प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, चाहे वो एडेड या अनएडेड हो स्टेट से। अदर देन माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को छोड़ दिया है कि वहां पे EWS के लिए अलग प्रोविजन नहीं बनाया जा सकता, उसको वो छोड़ दिया गया है, ठीक है। और जो मैक्सिमम सीलिंग रखी गई EWS के लिए वो कितना है? वो 10% रखी गई है। और बाकी जो रिजर्वेशन है इनके लिए सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड या SC ST के लिए, ये उसके अलावा 10% होगा, ये इसमें बताया गया है। तो ये जो ऊपर रेफरेंस में कुछ आर्टिकल यूज किया गया था वो 19(1) का G है कि कोई भी अपने प्रोफेशन या जो ऑक्यूपेशन या ट्रेड का कोई भी अपनी मर्जी से उसके पास राइट है कि ऑक्यूपेशन अपना चूज कर सकता है। और जो आर्टिकल 29 जो एग्जेप्शन दिया गया कि माइनॉरिटीज के लिए जो है चीज़ें हैं उसमें ये स्पेशल प्रोविजन नहीं लाया जाएगा, वो आपका आर्टिकल 29 का ये है। और 30 जो था आपका राइट ऑफ माइनॉरिटीज अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं, अपना एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं, उसके अंदर बोला गया है कि ऐसे इंस्टीट्यूशन में ये जो स्पेशल प्रोविजन नहीं रहेगा, EWS का भी नहीं रहेगा, और जो सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड है उनके लिए भी नहीं रहेगा, SC ST के लिए भी इसमें नहीं रहेगा। अब हम देख लेते हैं एक बार एनालिसिस। तो आर्टिकल 15 और 14 में क्या डिफरेंस है? पहले तो 15 एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन है, किसी सिटीजन के लिए बोलता है सिर्फ, और ये 14 जो था वाइडर कवरेज था और ये सारे ही पर्सन के ऊपर अप्लाई होता था, सिटीजन हो चाहे एलियन हो यानी नॉन सिटीजन हो। आर्टिकल 15(1) ने आपको क्या बताया? बोला कि किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता स्टेट, सिर्फ और सिर्फ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, जिसको शॉर्ट में हम RRCPO भी लिख सकते हैं, इसके बेसिस पे। और ऐसे ही सबको एक्सेस मिलेगी पब्लिक प्लेस के लिए, और इस ग्राउंड के ऊपर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, ये बताया। 15(3) में बता दिया कि स्पेशल प्रोविजन चिल्ड्रन और वुमेन के लिए किया जा सकता है। 15(4) में सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस SC ST के बारे में बताया कि उसके लिए स्पेशल प्रोविजन किया जा सकता है स्टेट द्वारा। 15(5) में बता दिया कि जो बाय लॉ अगर किसी को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में
स्पेशल प्रोविजन बनाना है तो बाय लॉ यानी पार्लियामेंट में लॉ पास करके SCBC यानी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए उनके एडमिशन के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर, चाहे वो प्राइवेट हो या नहीं हो और एडेड हो चाहे अनएडेड हो, वहाँ पे उनके एडमिशन के लिए इन क्लासेस के लिए स्पेशल प्रोविजन बाय लॉ बन सकता है। सिर्फ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को छोड़ देंगे, वहाँ पे उनके लिए स्पेशल प्रोविजन नहीं बनाया जाएगा। इसी तरह से EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए स्पेशल प्रोविजन बनाया जा सकता है। ये आपका 15(6) के अंदर बताया गया और वहाँ पे मैक्सिमम उसको 10% का रिजर्वेशन की सीलिंग दे दी गई, एडिशनल टू जो ऊपर इनके लिए स्पेशल प्रोविजन रखे जाएंगे या रिजर्वेशन रखा जाएगा उसके अलावा। तो ये जो है क्रक्स में, ये आप मैंने शॉर्ट में बता दिया कि ये हर एक पार्ट क्या बताता है। उसके अलावा 15(1) को एक बार थोड़ा हम देख लेते हैं कि क्या बोलता है। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या है। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन का मतलब कि नो पर्सन ऑफ ए पर्टिकुलर रिलीजन कास्ट एक्सेट्रा शैल बी ट्रीटेड अनफेवरेबली, यानी किसी के साथ किसी भी तरीके का अलग और अनफेवरेबल जो है वो ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा। ये डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है। इन कंपैरिजन टू सिमिलरली और अदर रिलीजन, यानी जो दूसरे रिलीजन के लोग हैं और या इस तरह के सिमिलर लोग हैं, उनके बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा या अनफेवरेबल जो है ट्रीटमेंट नहीं होगा। मियरली ऑन द ग्राउंड दैट बिलोंग टू ए पर्टिकुलर रिलीजन और कास्ट, सिर्फ इस वजह से क्योंकि कोई एक पर्टिकुलर कास्ट या रिलीजन को बिलोंग करता है उसकी वजह से उसके साथ अनफेवरेबल ट्रीटमेंट नहीं होगा। और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट वर्ड था ऊपर मैंने जैसे दिखाया था, ओनली था। ओनली मतलब सिर्फ एक ग्राउंड, यानी सिर्फ रिलीजन, रेस, कास्ट या सेक्स के बेसिस पे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। लेकिन क्या 2-3 ग्राउंड को मिला के डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है? तो इसका आंसर है यस। यानी अगर मान लो कोई वुमेन है और उसके एजुकेशन के ऊपर जो है गवर्नमेंट चाहती है कि भाई कोई लॉ बनाया जाए, स्पेशल प्रोविजन बनाया जाए, तो तब जो है वो हो सकता है। या मान लो वुमेन है, वुमेन सब फीमेल्स के लिए उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए कोई स्पेशल प्रोविजन बनाना चाहते हैं तो वो बनाया जा सकता है। तो इस तरीके से ओनली का मतलब ये कि सिर्फ और सिर्फ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ के वजह से नहीं होगा, लेकिन 2-3 ग्राउंड को मिला के जो है उस तरीके से एक डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है या एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिल सकती है। द डिस्क्रिमिनेशन इन फेवर ऑफ पर्टिकुलर कास्ट और सेक्स इज परमिसिबल। ये परमिसिबल कब होगा? इफ द क्लासिफिकेशन इज रिजल्ट ऑफ अदर कंसिडरेशन एज वेल। तो बाकी चीज़ों के कंसिडरेशन पे भी, जैसे कि बेटर प्रोविजन फॉर एजुकेशन ऑफ वुमेन, गिविंग स्पेशल प्रोटेक्शन टू बैकवर्ड क्लासेस। तो जैसे कि बैकवर्ड क्लासेस हैं उनका हमें डेवलपमेंट करना है, तो ऑब्वियसली एक ऑब्जेक्टिव है कि डेवलपमेंट करना है, और क्योंकि वो बैकवर्ड है तो एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन भी है। तो 2-3 चीज़ों को मिला के अगर कोई क्राइटेरिया बनाया गया है तो वो जो है वायलेट नहीं करेगा। आपका जो आर्टिकल 15(1) है कि स्टेट जो है वो किसी के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, ओनली और ओनली ये जो भी हमें ग्राउंड्स बोले थे उसके बेसिस पे। ये किसके अगेंस्ट अवेलेबल नहीं है? नॉट अगेंस्ट द प्राइवेट। प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट आपको अवेलेबल नहीं है, क्योंकि बोला है कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट। तो यहाँ पे स्टेट की बात बोली है, लेकिन कोई प्राइवेट पर्सन तो डिस्क्रिमिनेट कर सकता है। यानी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ इज हिट बाय आर्टिकल 51 बट नॉट बाय द प्लेस ऑफ रेजिडेंस। तो 51 के अंदर स्टेट के अगेंस्ट ही अवेलेबल है। जैसे कि इसके हमने डेफिनेशन में देखा ना, यहाँ पे क्या बोला गया था? द स्टेट शैल नॉट। तो आपका ये जो फर्स्ट क्लॉज है इसमें स्टेट को बोला गया है। नो सिटीजन शैल बी ऑन द ग्राउंड ऑफ, यहाँ पे स्टेट की बात नहीं गई कि स्टेट नहीं कर सकता, तो यहाँ पे सबके अगेंस्ट जो है अवेलेबल है। यानी ये जो एक्सेस है पब्लिक प्लेसेस का, रेस्टोरेंट और होटल, इन सब का, यहाँ पे प्राइवेट पर्सन भी किसी के इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता, किसी के राइट को वायलेट नहीं कर सकता। ठीक है। तो इसमें एक नोट है, उसमें बोला कि यहाँ पे आपका एक प्लेस ऑफ बर्थ बोला कि प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे नहीं कर सकता, लेकिन प्लेस ऑफ रेजिडेंस के बेस पे हो सकता है। कहने का मतलब ये कि आपका जन्म कहीं पे भी हुआ हो, सिर्फ उसके बेसिस पे आपका डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। लेकिन आप दिल्ली के रहने वाले हो, तो जो दिल्ली के रहने वाले हैं उनके लोगों के लिए अगर दिल्ली स्टेट ने कोई एक स्पेशल स्कीम निकाली कि इस सर्विस के अंदर इतने % लोगों को दिल्ली के लिया जा सकता है, तो वो एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। प्लेस ऑफ बर्थ की वजह से नहीं, लेकिन प्लेस ऑफ रेजिडेंस जहाँ पे आप रहते हैं उसकी वजह से एक डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। आर्टिकल 15(2) इज अ पर्टिकुलर एप्लीकेशन ऑफ जनरल प्रिंसिपल।
जो आर्टिकल 15(2) है जिसके अंदर बोला कि सबको एक्सेस मिलेगा, किसी को भी एक्सेस नहीं रोका जा सकता, सिर्फ और सिर्फ इन जो क्राइटेरिया उनके बेसिस पे। तो ये एक जनरल प्रिंसिपल होगा किसका, कि स्टेट किसी के साथ वॉलेट नहीं करेगा, उसके डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। ऑब्जेक्टिव बिहाइंड क्या है, हमने देखा था ऑब्जेक्टिव की पहले इंडिपेंडेंस से पहले इस तरीके का बहुत होता था कि डिस्क्रिमिनेशन होता, किसी को जो जनरल जगह नहाने धोने की होती थी वहां पर नहीं जाना दिया जाता था, जहाँ कुआं है वहां से पानी नहीं लिया जाना जाता था। तो ये इन चीज़ों की वजह से ही होता था। तो इस वजह से ये ऑब्जेक्टिव है, उस जो भी मैनेंस था या इस तरीके का कुरीतियां थी उसको ख़त्म करने के लिए ये बनाया गया था 15(2) को। 15(2) जो है वाइडर ऑपरेशन में है, क्योंकि 15(1) क्या है, सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट अवेलेबल है, जबकि 15(2) जैसे कि मैंने बात की, आप कोई प्राइवेट लोग है, कोई प्राइवेट ने किसी ने होटल बनाया है, तो वहाँ पे भी हर तरह के लोगों को आने दिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ उसके कास्ट बोल लो या उसके सेक्स के बोल लो या उसके प्लेस ऑफ बर्थ की वजह से उसको नहीं रोका जा सकता, तो इसलिए वो प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट भी अवेलेबल है। और जो 15(1) और 15(2) था उसके अगेंस्ट कुछ एक्सेप्शन थे आपके 15(3) और 15(4), 15(5), 15(6) के अंदर, यानी बताया गया उसके एक्सेप्शन क्या थे, कि स्पेशल प्रोविजन बनाया जा सकता है वुमेन और चिल्ड्रन के लिए, स्पेशल प्रोविजन बनाया जा सकता है सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो हैं, जो SC ST है उनके लिए बनाया जा सकता है, और ऐसे ही जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है या SC ST है उनके एडमिशन के लिए किसी इंस्टीट्यूट में भी स्पेशल प्रोविजन बाय लॉ बन सकता है। और इसी तरह से जो EWS था उसके लिए भी क्राइटेरिया बनाया गया। तो ये जो था एक तरीके से एक्सेप्शन था किसका, मेन जो कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता उसका। तो ये आर्टिकल 14 और 15 है। इसके अंदर मैंने आपको बहुत ही डिटेल में समझाया, इसको बहुत डिटेल में इसलिए समझाया ताकि आपको बहुत अच्छी तरह से राइट के बारे में पता रहे, और साथ के साथ अपनी ड्यूटीज़ के बारे में पता रहे कि आपको भी क्या चीज़ नहीं करनी है। ठीक है, तो ये आज इसके लिए इसमें हम इतना ही करेंगे, और बाकी नेक्स्ट जो सेशन होगा उसके अंदर हम आर्टिकल 16, 17 और 18 के बारे में, जो राइट टू इक्वलिटी के बाकी 3 आर्टिकल, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।